रमा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि छोटे के विवाह में विमला बुआ को मत बुलाना। शीला जी ने अपनी बहू रमा को फटकारते हुए कहा। परंतु माँ जी, विमला बुआ क्यों नहीं आ सकती हमारे यहाँ? माँ जी, ये उनका मायका है, उन्हें पूरा हक है अपने घर आने का, रमा ने कहा। रमा जब ब्याह कर आई थी तो विमला बुआ बिल्कुल जवान थी। रमा, जो कि विमला बुआ के भतीजे की पत्नी थी, उसे वो बहुत ही प्रेम किया करती थी। जब तक रमा के दादा ससुर और दादी सास जीवित थे, विमला बुआ बड़े ही शान से मायके आया करती थी। परंतु रमा की सास यानी शीला को अपनी ननद विमला फूटी आंख नहीं भाती थी। एक भरे पूरे परिवार की सबसे बड़ी बहू बनकर शीला जब ससुराल आई तो उसने सबको अपनी उंगलियों पर नचा के रखा था। देवर ननद सास ससुर सब पर हुक्म चलाती रहती थी। दोनों देवरों की सारी कमाई का हिसाब किताब, ससुर की लाई हुई वस्तुओं की देखरेख और उसमें से किसको कितना और क्या देना है, ये शीला ही तय करती थी। घर में शीला जब बड़ी बहू बनकर आई तब उसके सारे ननद और देवर कम उम्र के थे। इसलिए शीला के जब बच्चे हुए तो उसके बच्चों और उसकी ननद और देवरों की उम्र में कोई विशेष अंतर नहीं था। शीला की सास एक सीधी सादी सी महिला थी। उन्होंने शीला का ब्याह होते ही राजी खुशी से घर की सारी जिम्मेदारी शीला को ही सौंप दिया। दोनों देवरानियां जब ब्याह कर आईं तब उन्होंने घर की जिम्मेदारियों में कुछ खास रुचि नहीं दिखाई। इसलिए शीला की हुकूमत ज्यों की त्यों ही बनी रही। विमला का ब्याह हुआ और उसके 2-4 साल के बाद ही उसके पिता भी चल बसे। शीला ने रातों रात सास के सारे गहने और पुश्तैनी जेवरात अपने कब्जे में कर लिए। वो दौर ऐसा था जब गाड़ियों के नाम पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ही चला करते थे। जब तक देवर देवरानी और ननद मौत की खबर सुनकर पहुंच पाते तब तक शीला ने यह बड़ा कारनामा कर डाला। शीला की सास तो बेचारी इस बड़े सदमे से अपना होश ही गंवा बैठी थी। विमला जब पिता की तेरहवीं में शामिल होने आई तो बड़ी भाभी के तेवर ही बदले हुए थे। अपनी माँ के अतः दुख को देखकर विमला तो जैसे टूट ही गई थी। जिस पिता की दम पर वो चहकते हुए मायके आया करती थी, आज वो पिता भी चल बसे। विमला फूट फूट के रो पड़ी। पिता की तेरहवीं का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तब विमला ने कोशिश किया कि भाइयों से माँ के जेवर और पुश्तैनी गहनों का जिक्र करे, परंतु तीनों भाइयों ने उसे इशारे से मना कर दिया। पिताजी के जाने के 2 साल के बाद माँ भी चल बसी। विमला का तो जैसे मायका सदा सदा के लिए खत्म ही हो गया। अब तो बस अनचाहे मन से मायके के किसी समारोह में वो सम्मिलित हो जाया करती थी। विमला जब भी मायके आती तो अपनी माँ के जेवरों का जिक्र जरूर किया करती थी, परंतु शीला उसकी बातों को पूरा होने से पहले ही काट दिया करती थी। बाकी दोनों भाभियां ब्याह के बाद शहर जा बसी थी, इसलिए उन्हें इन जेवरों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ सालों के बाद रमा जब दुल्हन बनकर आई तब विमला ने उससे विशेष आग्रह करके कहा कि रमा, शीला भाभी से पूछना कि माँ के पुश्तैनी जेवर का क्या हुआ। उन जेवरों पर सारी भाभियों का हक है। नई नवेली रमा भला कैसे सवाल कर सकती थी अपनी सास से। शीला को जैसे ही भनक पड़ी कि विमला ने जेवरों का जिक्र छेड़ा है, वैसे ही बातों को बड़ा चढ़ाकर घर में बवाल मचा दिया कि विमला बुआ नई बहुरिया के कान भर रही हैं और विमला का मायके आने के सारे रास्ते बंद हो गए। आज पूरे 22 वर्ष के बाद जब रमा के बेटे का तिलक समारोह था तो उसने विशेष न्योता देकर विमला बुआ को बुलवाया था। विमला को देख शीला की त्योरियां चढ़ गईं और रमा को लताड़ लगा दी। परंतु इस बार रमा ने ठान लिया था कि विमला बुआ से उन जेवरों का जिक्र करवा के रहेगी और उसने घर के सारे पुरुषों और महिलाओं को इकट्ठा किया और सबके समक्ष विमला बुआ से कहा कि बताइए बुआ, उन सारे जेवरों के बारे में सबको बताइए कि क्या पुश्तैनी जेवर पर केवल एक व्यक्ति विशेष का ही अधिकार होता है। रमा क्रोध और आवेश में बोलती ही जा रही थी। घर के सभी सदस्य आश्चर्य से रमा को देखे जा रहे थे कि आज तक किसी के आगे मुंह तक नहीं खोलने वाली बहू को क्या हो गया। रमा को बोलते देख आज विमला बुआ में भी हिम्मत आ गई थी और पूरे घर के सामने वो कहने लगी, जब पिताजी का देहांत हुआ तब शीला भाभी ने उस दुख की घड़ी में माँ को संभालने की बजाय उसके सारे पुश्तैनी जेवर अपने कब्जे में कर लिए। उन जेवरों के विषय में दोनों छोटी भाभियों को तो कुछ पता भी नहीं था। मैंने जब भी इस बात का जिक्र करना चाहा, भाभी ने मुझे हर बार रोक दिया और मुझे ही बुरा बना दिया। घर वालों के सामने जाने कैसी कैसी कहानियां गढ़ दिया कि सब मुझसे ही नफरत करने लगी और इतने सालों तक मुझे मायके बुलाना तो दूर, मेरा हाल तक नहीं पूछा। वो तो गैर थी, परंतु सारे भाई तो अपने थे, परंतु किसी ने एक बार भी मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा।
बड़ी भाभी तो इसलिए मुझे बुलाना नहीं चाहती थी कि कहीं मैं मायके आकर इनका काला चिट्ठा सबके सामने ना खोल दूं। परंतु आप सबने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे भी मायके आने का मन करता है। इन मायके की गलियों में घूमने को मन मचलता है। वो तो अच्छा हुआ रमा बहू का, जिसने जाने क्या क्या जतन करके मुझे यहाँ पर बुला लिया। नहीं तो शीला भाभी का ये कच्चा चिट्ठा कभी नहीं खुलता। इतना कहते कहते विमला बुआ हाँफने लगी। शीला अपना मुंह इधर उधर छिपाने लगी। सारे लोग बुरा भला कहने लगे। शर्मिंदगी और लज्जा से उनका चेहरा काला पड़ गया। सास के पुश्तैनी जेवर लाकर उन्होंने आंगन में रख दिए और विमला के पैरों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो, ननद तो बहन के बराबर होती है, परंतु मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया विमला। आज तुमने ये काला चिट्ठा खोलकर मुझे एक बहुत बड़े अधर्म से बचा लिया। सास के जेवरों पर सबका समान अधिकार है। तुम नहीं आती तो ये मैं कभी नहीं समझ पाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।